बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टोरी विद केके में आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा एक सीजन्ड, वेरी एक्सपीरियंस्ड गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर रुखसाना बाबर से। डॉक्टर साहब का एक लंबा तजर्बा है। डॉक्टर साहब इस वक्त इंडस हॉस्पिटल में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। उसके अलावा डॉक्टर साहब एक दो और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी कुछ आवर्स के लिए विजिट करती हैं। उसके साथ साथ अपना प्राइवेट क्लिनिक भी करती हैं। आज हम बुनियादी तौर पर डॉक्टर साहब के पास इसलिए आए हैं और उनसे हमने यही रिक्वेस्ट की है कि आज हम गायनाकोलॉजिकल उन तमाम इश्यूज के ऊपर बात करें जिनके हमारे यहाँ बच्चियां या हर एज ब्रैकेट की फीमेल खुल के बात नहीं कर पाती, कुछ सोशल टैबूज की वजह से या हमारी सोसाइटी में चूंकि इन इश्यूज के ऊपर खुल के बात करने की इजाजत नहीं है अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल अगर हम उनको शुरू में पकड़ लें तो वो शायद बाद में एक बहुत बड़ा मसला न बने। लेकिन चूंकि बर वक्त हमारी सोसाइटी इस तरह की गुफ्तगू को इवन पेरेंट्स के साथ सपोर्ट नहीं करती, जिसकी वजह से वो छोटी छोटी चीजें जिन्हें वक्त पे देखें तो शायद हम उसका हल कर सके, लेकिन वो टाइमली एड्रेस ना होने की वजह से वो फिर एक प्रोलॉन्ग और एक क्रॉनिकल डिजीज की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। आज हम डॉक्टर साहबा से इन तमाम इश्यूज के ऊपर बड़ी डिटेल से और बड़ी खुल के बात करेंगे और डॉक्टर साहबा के एक्सपीरियंस का फायदा उठाएंगे। कैसी है डॉक्टर साहब? सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, हमें आपकी मसरूफियत का अंदाजा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, आपका भी शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा, हमारे यहाँ सोसाइटी इस तरह की गुफ्तगू को सपोर्ट नहीं करती और बच्चियां बर वक्त अपने इवन पेरेंट्स से, अपनी वालदा से भी ये बात नहीं कर पाती। इस तरह के केसेस जो फिर बाद में बिगड़ जाते हैं या प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, क्या हमारे यहाँ सोशली अवेयरनेस का आज भी उतना ही प्रॉब्लम है या कुछ बेहतरी आई है? अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा फीडबैक ये दूँ कि अब थोड़ा सा पार्ट हमारे मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, यहाँ बहुत सारे इसके नेगेटिव असरात भी हैं, इसके कुछ पॉजिटिव असरात भी हैं। वो ये पे किया है कि अब हमारी यंग बच्चियों को अवेयरनेस है। अच्छा, वो अपने छोटे मोटे प्रॉब्लम्स लेके अब मेरे पास खुद बच्चियाँ आ जाती हैं। ठीक है। जैसे एज ए पेशेंट आ जाएंगे कि ये मुझे पीसीओएस का प्रॉब्लम है। अगर हम थोड़ा सा पास में चले जाएं, मैं गुज़श्ता 25 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो आज से 15-20 साल पहले हमारा मतलब बच्चियों में तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था। माओ को भी इतना कोई आइडिया नहीं होता था कि ये क्या बीमारियां हैं या ख़वातीन में क्या मसले हो सकते हैं। और इसके अलावा थोड़ा सा ये होता था कि जो भी हमारा, जैसे अभी आपने कहा कि कॉमनली बच्चियों के प्रॉब्लम्स को घरों में डिस्कस भी नहीं किया जाता। exactly. ना बच्ची बता सकती थी ना माँ को, मतलब वो होता था कि वो एक चीजें रहती थी, बाद में उसकी शादी होती थी तो बहुत सारी चीजें शादी के बाद पता चलते थे कि ये मसले। बिल्कुल। तो अब अगर थोड़ा सा इसमें मैंने जो पॉजिटिव अच्छी चीज देखी है कि हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया के डिफरेंट जो एंटिटीज हैं उनमें इन टॉपिक्स पे अब थोड़ी बहुत बात होती है, जिसकी वजह से आम अगर यंग बच्चियां स्कूल की, कॉलेजेस की, तो उनको अवेयरनेस है कि पीसीओएस हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, पीसीओएस के अलावा भी डेफिनेटली बहुत सारे इश्यूज होंगे। अगर आप इस पॉडकास्ट के थ्रू फीमेल्स को, चाहे वो जिस भी एज ब्रैकेट में, उनको एडवाइस ये कर रही हैं कि वो अगर इस तरह की कोई भी इरेगुलरिटी या कोई चेंज महसूस करें तो फौरन गायनाकोलॉजिस्ट से तो ये देसी टोटके जो होते हैं हमारे गली मोहल्ले में, तो इन देसी टोटकों से भी तो लोग फायदा उठाते हैं या वो फायदा नहीं होता, अल्टीमेटली उसका नुकसान होता है? अच्छा देखिए, ये हिकमत बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे इस्लाम ने सबसे पहले हिकमत स्टार्ट की थी, लेकिन क्या था, साइंटिफिक बेसिस पे थी। गोरे हमसे आगे चले गए, अब वो बहुत सारी चीज़ों को, हर्बल को साइंटिफिकली प्रूफ करके वो लेके आ रहे हैं। हमारे मुल्क में ये जो लोकल लेवल पे जो भी है उसमें आपकी बात ये होती है कि डोजेज कैलकुलेशन नहीं है। जी ठीक है। कोई बाजुकत ज़्यादा आ गई, बाजुकत कम आ गई, या कंपोजिशन प्रॉपर नहीं है। तो सिर्फ ये होता है कि इल्म बहुत अच्छा है, हिकमत बहुत अच्छी चीज़ है अगर उसको प्रॉपरली यूज़ किया जाए। तो ये जो इर्रेगुलर या इर्रेशनल यूज़ हो रहा है, जो भी ये देसी माजून या चूरन या जनाब आप सुपारी लगा लें, जो फीमेल्स में अक्सर यूज़ की जाती है, तो उनके नुकसान फिर ज्यादा आते हैं। ओके, अच्छा नहीं, हकीम के पास जाने का तकल्लुफ भी बाद की बात है। वो उसकी दादी ने ये किया था, तो उसकी बड़ी बहन ने ये किया था, तो फूफी ने ये किया था, तो खाला का ये तजर्बा है। ये जो घरेलू हकीम मिलते हैं, जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जी ये सुपारी ले लें, हमारी ठीक हो जाएगी,
ये आप ले लें, लिकोरिया ठीक हो जाएगा। ये जी, जी। चीजें कॉमन है हमारे मुल्क में। और ये नुकसानदेह, जी नुकसान। और आप इसको सख्ती से इसकी मजम्मत करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं कि अगर आपने करना है ये देसी टोटके तो क्वालिफाइड के पास जाएं। हमारे मुल्क में क्वालिफाइड भी तो हैं। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताइए, जी। जैसे एक तरफ क्वालिफाइड हकीम है, एक तरफ आपकी मेडिकल साइंस है, जी जी तो आप समझती हैं ऐसे मेडिकल डॉक्टर प्रैक्टिशनर होते हुए कि हकीमों के पास जो नुस्खे हैं वो भी ठीक है? देखिए मैं अपनी फील्ड के बारे में बात कर सकूंगी कि जो हमने इल्म हासिल किया है वो एविडेंस बेस्ड है। ठीक है। यानी हमने जो भी कोई मैंने दवाई देनी है ना, वो मैंने कुछ चंद लोगों पे रिसर्च करके नहीं दी। ठीक है। उसकी रिसर्च पहले डिफरेंट एक एरिया में हुई, फिर दूसरे एरिया में हुई, यानी वो लाखों लोगों पे पहले वो दवाई आजमाई जा चुकी होती है। ठीक है। उसके बाद वो गाइडलाइंस आती हैं जो हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन आपकी दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी तो जी, होते हैं। बिल्कुल। ये पॉपुलर परसेप्शन है। जी उसमें मैं आपको थोड़ा सा ये कर दूं कि हिकमत की दवाइयों के ये नहीं है कि साइड इफेक्ट्स नहीं है। उसके साइड इफेक्ट होते हैं? जी बिल्कुल है, क्यों नहीं है। ओके। आपको मेरा ख्याल है शायद अंदाजा होगा पाकिस्तान में गुर्दे बड़ी तेजी से फेल होते हैं। जी बिल्कुल। क्यों फेल होते हैं? हकीमों ओके। के माध्यमों की वजह से, ओके। जिसमें कंपोजिशन जो है वो आपकी यही नहीं पता कि कितनी मिकदार दी जा रही है। ओके। इसके अलावा हमारे मुल्क में आपने देखा होगा जॉइंट्स पेन्स, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉमन है। जी। क्यों है? स्टीरॉइड्स बहुत ज्यादा दिए जाते हैं। ये हकीमों की दवाइयों में स्टेरॉइड होते जी हैं, बिल्कुल होते हैं। तो फिर हम उनके पास क्यों जाते हैं? ये असल में थोड़ा सा ये है कि देखें मैंने अगर स्टेरॉइड वहां से भी मिलना है, एक्चुअली मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, अगर स्टेरॉइड वहां से भी मिलना है और आपके पास से भी मिलना है, आपके पास से जो मिलेगा वो तो साइंटिफिकली प्रूवन मिलेगा ना, जी जी एक फॉर्मूला के तहत मिलेगा, और वहां से तो हकीम साहब के दादाजी ने जो फॉर्मूला लिखवा दिया था वो चल रहा है। अच्छा, उसका थोड़ा सा हमारा मुल्क का जो कल्चर है ना, उसमें यही है कि हिकमत या हकीम जो मोहल्ले का डॉक्टर है ना, सबसे पहले लोगों ने उसी के पास जाना। जी। अब थोड़ा सा मैं जो एक अच्छी पॉजिटिव चीज हूँ, अगर आपने फैमिली मेडिसिन का नाम सुना हो, जी। ये एक वो फैमिली मेडिसिन यानी डॉक्टरी ने उसको मोहल्ले के डॉक्टर को रिफाइंड का नाम दे दिया है। ओके। ठीक है। अब गवर्नमेंट लेवल पे फैमिली मेडिसिन क्लिनिक्स हैं। लेकिन डॉक्टर साहब आप यकीन कीजिए उनके बारे में भी ऐसी ऐसी लोगों ने मिथ जोड़ी हुई है ना कि ये जो खानदानी मनसूबाबंदी वाले हैं, या ये जो हमारे गली मोहल्ले में तहसील लेवल पे, यूनियन काउंसिल लेवल पर ये जो हॉस्पिटल्स हैं, ये जो फलां इंजेक्शन लगाते हैं तो उससे ये हो जाता है, उससे औलाद नहीं होती, उससे बच्चे जो हैं वो बच्चों में पोलियो आ जा के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, वो परसेप्शंस भी तो इनकलकेट कर रही हैं। अच्छा, उसमें देखिए डिफरेंट है, वो परसेप्शंस बिल्कुल एंटरटेन करती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा मीडिया का रोल होता है, हमारी डॉक्टर्स के अवेयरनेस सेशन होते हैं, बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन भी है जो उन पे अमल भी करती है। ठीक। अच्छा, ये जो बात अभी हमारे डिस्कशन चल रही है, इसमें आप मुझे ये बताइए कि वन लाइनर क्या है कि क्या बच्चियों को, फीमेल्स को, उम्र के जिस भी हिस्से में हैं, हकीमों के पास, ये सर्टिफाइड हकीमों के पास जाना चाहिए, या सीधा सीधा मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके पास आना चाहिए? मैं एडवाइस ये करूंगी दे शुड विजिट टू द मेडिकल डॉक्टर ओके। जो उस फील्ड की स्पेशलिस्ट हैं। ठीक है। ठीक है, उनके पास करें, उनको अपना प्रॉब्लम खुल के बताएं, ठीक उनको है। अपने सारे, ताकि आपके प्रॉब्लम का हल हो। आपको ये स्पेसिफिक जो दवाई है, जो इलाज आपके लिए, आपके प्रॉब्लम के हिसाब से हम वो दे सकें, ना ये कि जनरल हम दवाई आपको दे दें ओके। जिसके साइड इफेक्ट्स हों। डॉक्टर साहब ये बताइए, मेल और फीमेल की बेहतरीन एज शादी के लिए क्या है? मैं सजेस्ट करूंगी कि फीमेल की 22 साल ठीक से है। 25-26 साल तक हो जानी चाहिए। जी हो जाए। 22 से 26। हाँ, 22 से 26 तक, और मेल की 25 से 30 साल की। अच्छा, ये आप ऐसा क्यों कह रही हैं? इसके पीछे साइंटिफिक एविडेंस जी, है? साइंटिफिक एविडेंस ये है कि आइडियली अगर कोई भी खातून की 25 से 26 साल की उम्र में शादी होती है तो एवरेज हमारे मुल्क में, बेशक हम जितनी भी कोशिश कर लें कि बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन हर घर में 3 या 4 बच्चे हैं। जी ठीक जी। है, तो अगर हम फीमेल को, और लगातार बच्चे? जी लगातार हैं, तो बजाय इस लगातार को बचाने के लिए हम ये करते हैं कि वो अपनी फैमिली में कम से कम 2 से 3 साल का वक्फा रखें, जो एक टाइम पीरियड जरूरी है कि वो जो 2 बच्चा साल या 3 साल? आइडियली तो कम से कम 2 साल, कम से कम 2 साल है, ठीक। ज्यादा 3 से 4 साल हो सकता है। ओके। ठीक है, मिनिमम 2 साल। मिनिमम 2 साल, जो हमारे कुरान में भी है कि अपने बच्चों को 2 साल दूध पिलाएं। जी जी। ठीक है, तो वो इसीलिए है कि कम से कम 2 साल आपने पिलाना है। ठीक है। ठीक है, तो उसमें अगर इतना वक्फा रखती हैं तो उनकी अपनी सेहत भी उसमें बेहतर होगी और बच्चे की भी वो अच्छी निगहदाश्त तरबियत कर सकें। ठीक है।
तो इसमें अगर वो 3 या 4 करती हैं तो उनकी जो फैमिली कंप्लीट होगी वो 32 से 35 साल में कंप्लीट होगी। ठीक है। 35 साल के बाद अगर कोई खातून प्रेग्नेंट होती है तो उसमें खुदा न खास्ता बच्चों में पैदाइशी नुक्स होने का बढ़ जाता है रिस्क। फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम आपने सुना होगा, जी जी बहुत कॉमन है। जी जी कि अगर हम इसी तरह से 35 साल में कोई होती है, कोई खातून 40 साल की उम्र में होती है तो उसमें हर 90 से 40 में एक खातून में डाउन सिंड्रोम 90 से 40 में जी जी बहुत बड़ी रेशियो है बहुत ज्यादा हो जाता है। ओके। और डाउन सिंड्रोम में बच्चे ये जो हमारे मेंटली रिटार्डेड जी, और भी इसमें कार्डियक प्रॉब्लम्स भी होते हैं बच्चों में, और दिल के अमराज दिल के और अमराज। ज़हनी तौर पे बच्चों में अमराज वो होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गया फीमेल, इस आपने बता दिया। मेल क्यों आपने 25 से 30 का? जी, मेल में ये होता है कि देखें, मेल ने घर चलाना होता है, ठीक है। आइडियली एजुकेशन कंप्लीट होती है 22-23 साल की उम्र में हो जाती है। उसके बाद उसको अपनी प्रोफेशनल लाइन में कुछ ना कुछ सेटअप हो के 25-26 तक कोई ना कोई जॉब उसकी लग जाती है। जी बिल्कुल। 26-27 तक थोड़ी बहुत उसकी मेरा जो अपना है कि एटलीस्ट 25 से 30 साल में अगर आपकी मेच्योरिटी इनफ हो जाती है कि जिसमें आपको बेहतर लाइफ, अपना थोड़ी बहुत अर्निंग भी आप कर सकते हैं और अपना घर बेहतर मैनेज कर सकते हैं। लेकिन वो हमारे यहाँ तो कहते हैं कि 30 साल तक बच्चा अभी बच्चा सेटल नहीं हुआ तो अभी बच्चा सेटल नहीं हुआ तो अभी हम शादी नहीं कर रहे वगैरह। लेकिन इसका मेडिकली आप नुकसान समझे? मेडिकली नुकसान ये एज सच को नुकसान ये है, लेकिन वो आइडियल एज गुजर जाती है। और क्या डॉक्टर साहब यहाँ से चलते चलते ये जो अभी आपने बताया डाउन सिंड्रोम और मेंटली रिटार्डेड बच्चे और हार्ट के इश्यूज के साथ पैदा होने, इसमें क्या सिर्फ फीमेल की एज ही मैटर करती है या मेल फीमेल दोनों की एज ही मैटर कर रही है? देखिए जी, असल में एज सच दोनों की एज ही मैटर करती है, ठीक है ना। स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी यानी उनकी बनावट और शेप भी खराब होती है, ठीक है, एज के साथ साथ में, जो आजकल हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। और इसकी वजह इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। ओवरऑल हमने ये देखा है कि गुज़श्ता 4-5 सालों में पाकिस्तान में औलाद का ना होना एक बहुत बड़ा मसला है। ये 4-5 साल जब आपने कहे तो मेरा ध्यान कोविड की तरफ गया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं थोड़ा सा आपको इसमें ब्रीफ कर दूं कि इससे पहले हम वर्ड यूज करते थे इनफर्टिलिटी। जी जी। इनफर्टिलिटी से मुराद हम कहते थे कि यानी इनफर्टिलिटी के अगर हम मीनिंग उर्दू में करें औलाद का ना होना, बांझपन कहते हैं। अब हमने इसको चेंज कर दिया, हमने सब फर्टिलिटी का वर्ड यूज शुरू किया। डॉक्टर साहब इसमें क्या फर्क है? सब फर्टिलिटी का मकसद है कि इसमें उम्मीद है, हमें उम्मीद पे रहना है। ओके। यानी ये वो कपल है। आपने उम्मीद पे डॉक्टर साहब रहना है जी जी, या उम्मीद वाकई होती है? मेडिकली साइंटिफिकली उम्मीद होती है? जी बिल्कुल होती है। ओके। और सब फर्टिलिटी का मतलब ये कि इस कपल में एक आम कपल की निस्बत हमल होने का चांस उससे कम है। ओके जी। और उसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें सबसे ज्यादा जो अगर हम करें, अगर कि कोई भी कपल अगर 1 साल साथ रहता है और उनमें प्रेगनेंसी नहीं होती तो उसमें से अब जो स्टडीज हैं वो ये कहती हैं कि 50% खातून में मसला हो सकता है, 50% मेल में हो सकता है। इक्वल जी इक्वल। वो जो हमारे यहाँ हमेशा खातून को ही मुर्दे इल्जाम ठहराता गया और उसको टू सम एक्सटेंट विक्टिमाइज किया जाता रहा कि तुम्हारी वजह से तो अब ये रेशियो। डॉक्टर भाई ये जो आप कह रही हैं 50-50%, ये आप किसी रिसर्च की बुनियाद पे कह रही हैं या सिर्फ खवातीन को जरा कंसोल करने के लिए कह रही हैं? मैं कंसोल नहीं करने के, एक एविडेंस बेसिस चीजें हैं। ओके। अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइंस आई हैं, अगर हम आज से 20 साल पहले चले जाएं तो 80% खवातीन में कॉज होता था, ठीक है, औलाद का ना होने की वजह 20% मेल में होता था। ठीक है। फिर ये रेशो बढ़ती गई। बढ़ने की बहुत सारी वजूहत हैं। चंद एक में अगर आप मेल की साइड में लगा लें तो मेल में एक तो स्पर्म्स काउंट कम होना और स्पर्म काउंट कम होने की वजह। इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि पहले 3-4 चीजें होती हैं जो हम कोई भी किसी के सीमन एनालिसिस में देखते हैं। स्पर्म काउंट कम हो रही है, उनकी मोटिलिटी यानी उनकी जो मोटिलिटी है वो खराब हो रही है, मूवमेंट खराब हो रही है। नंबर 3, उनकी बनावट नहीं अच्छी, शेप। ओके। अब इन तीनों के मुख्तलिफ कॉजेस हैं। जो कॉमन कॉज है इसमें कुछ हार्मोनल कॉज भी होते हैं, कुछ कॉमन कॉज हमारी लाइफस्टाइल सेडेंटरी भी है। लाइफस्टाइल जी ओके, ठीक है। जहाँ फीमेल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ओवरवेट की वजह से, इसी तरह से मेल्स में भी बहुत सारे। जी मैं डॉक्टर साहब मैं ये चाहूंगा कि हम पहले मेल की वजूहत पे आ जाए फिर फीमेल, ताकि हम इसको प्रॉपर समझ सकें आपसे। जी, मेल की
बुनियादी वजूहात, स्पर्म काउंट में कमी, और जिसमें आपने आगे 3 कैटेगरी सब कैटेगरीज बताई। मेल में एक सबसे कॉमन है, अगर ओवरवेट है, सिगरेट स्मोकिंग, ओके, ठीक है, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे मेल्स में बाजुकात कोई और किस्म के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी होते हैं जो मोटिलिटी कम करते हैं। फॉर एग्जांपल में इसमें बहुत कम है, लेकिन अब तो कम हो गया है सिफिलिस, लेकिन ये है कि गनोरियल टाइप कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जो मेल में, जिसकी वजह से जो स्पर्म्स की मूवमेंट्स हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पस सेल्स आना शुरू हो जाते हैं, जिनकी हम ट्रीटमेंट करते हैं तो मोटिलिटी। और ये सब फर्टिलिटी की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अच्छा, ठीक है जी। कुछ अच्छा, इसके अलावा स्मोकर्स की और जो ड्रिंक वगैरह करते जी हैं, बिल्कुल है, नशा, जी बिल्कुल है, कोई भी चीज स्मोकिंग आ जाए जो भी आपका बॉडी की इम्यूनिटी, यानी तमाम तर नशा हो रहे। जी बिल्कुल है। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ तो स्मोकर्स के बच्चे ज्यादा मैंने देखे हैं कि उनके तो बच्चों के बच्चे जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना जी। मैं उसमें आपको थोड़ी सी अपने जो मेरे कपल फर्टिलिटी वाले हैं उनको मैं एग्जाम्पल भी देती हूँ कि जो हम बेचारी हाई फाई सोसाइटी से हैं ना, उनका बच्चे बड़ी मुश्किल से उनके दे कम टू मी फॉर द ट्रीटमेंट, और एक वो हैं जो घरों में काम करती हैं, उनके हर साल एक बच्चा आ रहा होता है। जी 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 जी, ठीक है ना, तो ये भी एक फैक्टर है। ये क्या फैक्टर है भाई, ये आप दुरुस्त कह रही हैं। और ये मैं इसमें थोड़ी सी जरा बात अच्छी नहीं लगती इस फोरम पे, बट दैट जनरेशन हैज द ओनली वन एंटरटेनमेंट इन देयर लाइफ। ओके ओके, ठीक है ना, ठीक है, इसके अलावा वो बाकी जो जिसका फिर अल्टीमेटली उन्हें फाइनेंशियली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली भुगतना पड़ता है। ओके, अच्छा, इसमें जो एक तो ये आ गया, इसके अलावा डिफरेंट मेल्स में कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, ठीक है, जो एक बाइस बनते हैं कि जिसकी वजह से स्पर्म्स की मोटिलिटी भी खराब होती है, और ये सारी चीजें, ठीक है। और मेल्स में आपने ये वजूहात, अच्छा, मोटापा भी उसकी मोटापा भी है, हार्मोनल के भी और भी प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन ये भी एक वजह होती है। ओके, अच्छा, इसमें उनका जो खाना पीना है, जो उनके जंक फूड वगैरह, वो भी इस पे इम्पैक्ट करते हैं? ये पिज्जा, शॉर्मे वगैरह, जी बिल्कुल इम्पैक्ट करते हैं, मेल पे करते हैं। इसके अलावा मेल्स में अगर थोड़ा सा ये किया जाए कि बाजुकात हॉट एनवायरनमेंट में काम करना वो भी स्पर्म्स की मोटिलिटी को खराब करता है। तो डॉक्टर साहब, ये जो हमारे बहुत सारे लोग फैक्ट्रीज में काम कर रहे होते हैं, ऐसे प्लांट्स पे काम कर रहे होते हैं जहाँ एनवायरनमेंट कंट्रोल्ड नहीं होता, तो इसका उन पे असर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अच्छा, बेहतरीन डाइट, मैं चाहूँ पहले मेल्स की तमाम गुफ्तगू इस हवाले से करके हम यहाँ रोक के फिर फीमेल की तरफ जाएं। मेल के लिए फर्टिलिटी अपनी को बेहतर रखने के लिए कौन सी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए और कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए, रिकमेंडेड? इसमें ये है कि देखें, एक तो अपना वेट, बीएमआई हम कहते हैं कि जिसमें हाइट और वेट के हिसाब से जो एक एवरेज बीएमआई है उसके अंदर यानी 18 से 25 के अंदर होना चाहिए। अगर आम मैं जबान में बता दूं, हमारी एवरेज मेल की हाइट 5'7", 5'8", 5'9 होती है मैक्सिमम, ठीक है ना, तो उनका वेट 70 से 75 के दरमियान होना चाहिए, इतना वेट होना चाहिए। वॉक शुड बी द हैबिट, डेली वॉक शुड बी द हैबिट, बिल्कुल, ठीक है ना। एक ये दे शुड हैव द डिजीज ऑफ वॉक, बिल्कुल डिजीज ऑफ वॉक, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। और अपनी डाइट से एडेड शुगर, जो रिफाइंड शुगर्स हैं वो कम करनी चाहिए, मसलन जो चीनी, मिठाइयाँ, बेकरी आइटम्स, आपने सारा कुछ बंद करके रख दिया है। लेकिन ये चीजें हमें बहुत ज्यादा डैमेज कर और फर्टिलिटी को, मेल फर्टिलिटी को डैमेज कर। अच्छा, दूसरा इसके अलावा एक जो थोड़ा सा और फैक्टर जो मैंने मेल साइड में हमारी ऑब्जर्वेशंस में आया है कि ओवरऑल हमारी बॉडी में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, देयर इज अ फ्रस्ट्रेशन इन द एनवायरनमेंट, वो तो पूरी ठीक है ना, पूरे हमारे एनवायरनमेंट। कोविड के बाद से देखें तो कोविड ने हम सब की बायोकेमिस्ट्री चेंज की है, जिसको हुआ है, जिसको नहीं हुआ, नहीं, हमारी बायोकेमिस्ट्री चेंज है हमारी, जी बिल्कुल, ठीक है। मेरी एक ऑब्जर्वेशन में जो चीज मैंने देखी है, बल्कि ये इसमें अब रिसर्चेस हो भी रही हैं बड़ी, बायोकेमिस्ट्री इस लिहाज से चेंज हुई है कि हमारी बॉडी का रिस्पांस उस लिहाज से वैसा दे रहा है, इम्यून की बात, इम्यून सिस्टम कम हुआ है, मैलिग्नेंसीज, कैंसर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, ठीक है, और कॉज कोविड है, नहीं जरूरी नहीं है कोविड, लेकिन आपकी बायोकेमिस्ट्री चेंज हुई है,
ठीक। आपकी बॉडी का बायोकेमिस्ट्री, हम उस चीज को कह रहे हैं कि ये मेरी बॉडी में डिफरेंट केमिस्ट्रीज हैं, यानी केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जी जी। अब वो चेंज हुए हैं, उनका रिस्पॉन्स चेंज हुआ है। ठीक है, ओके। और अब आ जाते हैं हम फीमेल्स। एक तो आपने बता दिया कि शुगर खत्म मैं करें। सिर्फ इसमें एक ऐड चीज करना चाहूंगी। मेल्स में थोड़ा सा हमारे मुल्क में जैसे बहुत सारी चीजें चल गई हैं, एम्फेटामिन का नशा हो रहा है, आइसिंग हो रही है, ये सारी चीजें, वेप वेप बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ एंटी डिप्रेसेंट्स, लॉट ऑफ मेल्स, मतलब एक समझ लें कि टॉलरेंस लेवल कम हो गया है। जहाँ थोड़ी सी नींद नहीं है या डिप्रेशन हुई तो कोई ऐसी दवाई ले ली जो सुकून देते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब ये जितनी भी एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, ये स्पर्म्स की मूवमेंट्स को, मोटिलिटी को खराब करते हैं। ओके, अच्छा 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 अच्छा, ये बराह रास्त असर। जी, बराह रास्त करते हैं। ओके, अच्छा बाज़ औक़ात एक ये भी तो होता है ना मेल्स के यहाँ खास तौर पे, कि वो अपनी टाइमिंग वगैरह को इम्प्रूव करने के लिए, और उनको भी फिर इस तरह के एंटी डिप्रेसेंट जो हैं वो डॉक्टर्स की तरफ से भी सजेस्ट कर दी जाती है समटाइम्स, इन सम केसेस। तो वो इस खबत में, वो टाइमिंग के खबत में अगेन ये नुकसानदेह। जी बिल्कुल, वो वक्ती तौर पे तो आपके लिए फायदा हो सकता है, हो जाएगा, लॉन्ग रन में उनके नुकसान होते हैं, तो वो नहीं इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ओके, अच्छा अब आ जाइए फीमेल साइड पे। फीमेल साइड पे इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी की मेजर कॉजेस क्या हैं? फीमेल में जैसे मैंने कहा कि 50% फीमेल में कॉजेज हैं। इन 50% में से कोई 80 से 90% कॉज पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज या हार्मोनल इम्बैलेंस, जिनकी माहवारी खराब है। ठीक है, ठीक है, उसमें गिफ्ट फैक्टर आ जाता है। कुछ ट्यूब्स कुछ खातूनों की बंद होती है मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, कि क्रॉनिक इन्फेक्शन चल रहा है, पुराना इन्फेक्शन चल रहा है, उसकी वजह से ट्यूब्स बंद है। बहुत कम केसेस में कुछ ब्रेन से रिलेटेड, कुछ रसौलियां, बाजू ब्रेन से रिलेटेड कुछ हार्मोन्स का प्रॉब्लम हो सकता है, या बच्चेदानी में या अंडेदानी में रसौलियां हो सकती हैं, जिसके आम नाम मैं बता देती हूँ, फाइब्रॉइड यूट्रस या एंडोमेट्रियोसिस, ओवेरियन सिस्ट्स, ये भी होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इनमें से सब फर्टिलिटी की कैटेगरी में क्या चीजें आती हैं, और कंप्लीटली इनफर्टिलिटी के कैटेगरी में कौन सी चीजें? अच्छा देखिए, कंप्लीटली इनफर्टिलिटी तो हम कहते ही नहीं है ना। मैंने पहला क्या कहा है आपसे कि हमने मरीज से कहना है आपने उम्मीद नहीं छोड़नी। जहाँ साइंस ने और बहुत सारी तरक्की की है, तो इस शोबे में भी साइंस ने बहुत ज्यादा तरक्की की। ठीक है, अब हमारे पास हर किस्म के मरीज के लिए ऑप्शन जरूर है, ठीक है, हम उसको दे सकते हैं टेस्ट ट्यूब, चाहे वो इनफर्टिलिटी में ही क्यों नहीं। जी बिल्कुल, ओके, हाँ जी, ओके जी, ठीक है। और डाइट का भी जरा फीमेल्स को आप बता दीजिए। जो मैंने बताया था कि सबसे कॉमन कॉज पॉलीसिस्टिक ओवरीज, जिसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में कुछ अच्छे हार्मोन्स होते हैं, कुछ बुरे हार्मोन्स होते हैं, कुछ स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो माहवारी के शुरू के दिनों में ज्यादा होते हैं, कुछ आखिरी दिनों में ज्यादा होते हैं। जब हमारा लाइफस्टाइल पैटर्न खराब होता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाता है, आपकी बॉडी में जंक फूड्स और दूसरी चीजें ज्यादा आ जाती हैं, वेट ज्यादा हो जाता है, तो आपकी बॉडी का ये जो नॉर्मल सर्केडियन रिदम ऑफ हार्मोन्स है वो खराब हो जाता है। यानी कुछ हार्मोन्स ने रिदम ऑफ हार्मोन्स खराब हो जाता है, ब्रेन को उल्टे सिग्नल्स जाते हैं, तो फिर कुछ हार्मोन है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता रहता है। फिर वो जब अंडों पे आके एक्ट करता है, तो या तो अंडा बनता नहीं है, ठीक है, या अंडा बन जाता है तो वो टूटता नहीं है। ठीक है, जब वो टूटता नहीं है तो फिर बॉडी का हार्मोन्स और ज्यादा प्रोड्यूस होने शुरू होते हैं, तो फिर हमारी बॉडी में कुछ ऐसे स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं जिनका नाम है जैसे प्रोलेक्टिन, वो ज्यादा होना शुरू हो जाता है, जो हमल ना होने का बायस बनता है। तो फिर ये सर्कुलर रिदम ऐसे चलता रहता है। मरीज इन सारी साइकोलॉजी में कुछ छोटे छोटे हार्मोन्स और तंग होते हैं, उसको और भूख लगती है, वो और खाना शुरू कर देती है। तो जब वो ज्यादा खाती है तो आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोरेज ज्यादा होती है, वो इन रिटर्न फिर हार्मोन्स को खराब करते हैं। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, चलते चलते ये भी बताइए पॉलीसिस्टिक ओवरीज के सिम्टम्स क्या हैं? जी, पॉलीसिस्टिक ओवरीज में कॉमन सिम्टम्स ये होंगे कि माहवारी या तो आएगी नहीं या ज्यादा आ सकती है। ओके, इर्रेगुलर साइकिल, सर के बाल गिरेंगे मरीज की, ये बच्ची के जो भी होती है, एक्स्ट्रा जो हेयर्स हैं, जैसे यहाँ पे बाल आ जाएंगे, चिन पे बाल आ गए, हाथों पे ज्यादा बाल आ गए, ये ज्यादा होंगे, थोड़े से ये ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे, सर के बाल गिरेंगे, और साथ साथ उसका वेट ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। लॉन्ग रन में अगर हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज को ठीक ना करें, तो आपकी ओवरीज में छोटे छोटे अंडे बनना शुरू होते हैं,
उनमें से कोई अंडा बड़ा नहीं बनता। वो सारे छोटे छोटे अंडे इरेगुलर हार्मोन्स प्रोड्यूस करते रहते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग रन्स में आपके ब्रेन को सिग्नल सही नहीं जाते और आपकी बॉडी के सिस्टम्स पॉलीसिस्टिक ओवरीज की वजह से खराब होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे मरीजों में फिर ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज की वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाता है, जो आजकल आपने नई टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, जिसमें मरीज को शुगर साथ हो सकती है, ठीक है, साथ उसके और मसले भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें इस लिहाज से हम ये कहते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज को आप उसकी पहली स्टेज में ही ट्रीट करेंगे। एक बच्ची अभी अनमैरिड है, तो अगर उसके बाल गिर रहे हैं, उसकी चिन पे बाल आ रहे हैं या बाल गिर रहे हैं या पीरियड्स का जैसे आपने बताया, ये जितने से वो ना हो, तो चाहे वो मैरिड है या अनमैरिड है, वो फौरन गायनेकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट बिल्कुल करें, ताकि उसको हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताएं। यानी इसका मैरिड होना या अनमैरिड होने से ताल्लुक नहीं है। ओके, वैसे ओवरऑल रुझान आप अनमैरिड बच्चियों में इसका कितना देख रहे हैं? इस वक्त अगर आप करें तो 25 से 30% बच्चियों में ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज पाई जा रही हैं। और डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ी तादाद जी, बहुत बड़ी तादाद जी जी। ठीक। और बच्चियों का वेट की, जैसे आपने मेल का वेट बताया कि 70 to 75 kg तक होना चाहिए, जो हमारे यहाँ एक औसत मर्दों की हाइट है उसके हिसाब से। इसी तरह फीमेल्स की जो एक औसत 50 से 60 के दरमियान, अगर हम टोटल कर लें जो एक हमारी हाइट है, नॉट मोर देन 60, वो उनके लिए बेहतर नहीं है, उनकी फर्टिलिटी के लिए बेहतर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात बताइए, और पिज़्ज़ा शॉर्मा खा लें? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। जंक फूड तो मैंने पहले कहा है कि वो नहीं, मैंने कहा आपने उधर मेल्स का बंद किया, मैं इनका भी तो बंद करवाऊंगा आज आपसे। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, खुदा न खास्ता किसी भी मेडिकल इशू की वजह से या पर्सनल चॉइस की वजह से मियां बीवी फैसला करते हैं कि हम अभी कंसीव नहीं करेंगे, फिर एक सोसाइटी का प्रेशर आता है उनके ऊपर, उस सूरत में भी फिर डिप्रेशन और वो एक प्रेशर, तो क्या ये भी फर्टिलिटी पे इम्पैक्ट करता है? जी बिल्कुल करता है। मैंने अभी आपसे जब समझाया था कि ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज में जब ये छोटे छोटे अंडे ब्रेन को इरेगुलर सिग्नल देते हैं ना, तो कुछ हार्मोन्स होते हैं कि जो जाहिर होते हैं। एक हमारा पीछे छोटा सा एक एरिया होता है ब्रेन में, पिट्यूटरी फोसा कहते हैं, जहाँ पे एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन, वो भी इरेगुलरली आ जाता है, वो बॉडी में ज्यादा होना शुरू हो जाता है। जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो ये हार्मोन बढ़ना शुरू होता है, ठीक है, और ये हार्मोन जब बढ़ता है तो ये और हमल नहीं होने देता। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, शादी के बाद मियां बीवी अगर कोशिश कर रहे हैं कंसीव करने की, कितने अरसे के बाद उन्हें डॉक्टर से रुजू कर लेना चाहिए? अगर वो कामयाब नहीं हो पा रहे कंसीव करने में, तो कितने अरसे बाद उन्हें डॉक्टर से रुजू कर लेना चाहिए? अब जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से अगर एक मियां बीवी नॉर्मल साथ रहते हैं और उनको ओवुलेशन डेज का, अपना मीटिंग के डेज का जिसमें हमल होने का ज्यादा चांस होता है, उसका भी आइडिया है, और अगर वो 1 साल रहने के बाद आपस में उनका फिजिकल रिलेशनशिप भी हफ्ते में 2 से 3 दफा वो नहीं कंसीव करते, तो 1 साल के बाद उनको किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास रुजू कर लेना चाहिए। ये आपने बीच में जो की बात की, थ्राइस अ वीक मिनिमम, ट्वाइस अ वीक भी हो सकता है, लेकिन असल में मीटिंग के जो डेज हैं वो ज्यादा जरूरी होते हैं जब अंडा बना हुआ होता है। ये जरा वजाहत करिए। जी, मैं इसमें थोड़ा सा बता देती हूँ कि जब किसी भी खातून को मेंसेस आते हैं तो उसका पहला दिन होता है। माहवारी के 12वें दिन से लेके 18वें दिन तक किसी भी खातून में अंडा बनता है, जिसमें प्रेगनेंसी होने का मैक्सिमम चांस होता है जब वो अंडा टूटता है। जब वो अंडा टूटता है वो 12वें दिन से 18वें दिन तक नॉर्मली टूटता है। तो हम नॉर्मली एडवाइस करते हैं कपल को कि इन डेज में मीटिंग होनी चाहिए फॉर अल्टरनेट डेज, 12वें से 18वें दिन तक। ओके, पीरियड्स शुरू होने के बाद बिल्कुल जो माहवारी आएगी वो आपका पहला दिन, ओके, और वहां से 12वें, उससे 12वें से 18वें, ठीक हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि हमारे यहाँ फीमेल वर्जिनिटी से मुतल्लिक जो मिथ्स जुड़े हुए हैं उनमें कितनी सदाकत है? क्योंकि साइंस ये कहती है कि some female are born with little hymen and some female born without even hymen। तो ये जो एक हमारे यहाँ मिथ जुड़ी हुई हैं, और इससे हमारे, फिर आपको पता है, आप तो बेहतर समझती हैं, बहुत सारे सोशल चीजें भी साथ जुड़ी हुई हैं, इस पे जरा वजाहत कर दीजिए। अच्छा, इसमें मैं ये बताऊं कि जी हाइमन एक, जैसे आम जबान में उर्दू में हम कहते हैं जी पर्दा, ठीक है, ये नॉर्मली हर इसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, ठीक है, और ये हर खातून में अलग किस्म का होगा,
ठीक है। और ये वैसे भी बाजू का थोड़ा सा इसमें सुराख हो सकता है, या ये वैसे भी नहीं भी हो सकता। इसमें जो हमारे खास तौर पे ये ईस्ट इंडिया सबकॉन्टिनेंट में इसके बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हैं कि वो खातून वर्जिन नहीं है, इसमें कोई सदाकत नहीं है एट ऑल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ठीक है जी। क्योंकि जो हाइमन जो एक पर्दा है, और भी बहुत सारी वजूहात पे खातून का अगर किसी से फिजिकल रिलेशनशिप नहीं भी है तो भी खराब हो सकता है। वो कौन सी रीजंस हो सकते? बहुत सारी रीजंस हैं। अगर आप हॉर्स राइडिंग करती हैं खातून, उसमें भी ये खराब हो सकता है। जंपिंग की एक्सरसाइजेस करती हैं, साइकिलिंग करती हैं, उसमें भी ये खराब हो सकता है। ठीक है। और बाज़ औक़ात वैसे भी ये इसकी शेप ही ऐसी होती है कि ये बाज़ औक़ात नेचुरली भी नहीं हो सकता, यानी सिरे से हो ही नहीं सकता, या होगा तो बहुत इर्रेगुलर सी शेप होगी, यानी कि वो उसका होना ना होना एक जैसे ही। जी। मतलब जो अगर आम जबान में कहें कि जो एक कॉन्सेप्ट है कि वर्जिनिटी ये है कि जी जब पहली मीटिंग होती है तो ब्लीडिंग होगी, तो वो जरूरी नहीं है ब्लीडिंग हो। ओके जी, उसके बगैर भी मतलब जी बिल्कुल। अच्छा, और इसको इसके साथ जुड़ी हुई तमाम मिथ्स आप समझती हैं कि गलत है? जी। हमारे यहाँ तो जिंदगियां इस पे उजड़ जाती हैं, जिंदगियां खराब हो जाती हैं इस एक परसेप्शन को साथ लेके। अच्छा ये बताइए, क्या हाइमन को अच्छा फिर चूंकि इस तरह का अगर किसी के साथ मामला हो जाए और सोसाइटी का एक प्रेशर है, तो उस फियर को इनकाउंटर करने के लिए हाइमन को रिस्टोर करवाने की तरफ जाया जाता है। ये इतनी मजबूती से अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में ये पेनिट्रेट कर गया। क्या हाइमन को रिस्टोर करना सेफ है? अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ ये कर दूं कि इसमें ना एथिकल कंसिडरेशंस आ जाती हैं हमारी डिफरेंट। एथिकली अगर कोई भी ऐसी चीज जो आगे जाके उसको फिजिकली या सोशली उसकी लाइफ में प्रॉब्लम कर सके, हाँ जी, क्योंकि हम उस परसेप्शन से कितना लड़ रहे हैं, कितना लड़ रहे हैं, और अगर उस लिहाज से है तो दे कैन डू, और ये सेफ भी हो सकता है। तो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव किस्म का प्रोसीजर नहीं होता, लाइट सा एनेस्थीसिया देके हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें सारी है कि एथिकली कितनी कंसिडरेशंस हैं। इसको जरा एथिकली कंसिडरेशन की वजाहत करें। एथिकली कंसिडरेशंस में ये है कि अगर हम ये नहीं करते तो उस मरीजा की या उस खातून की जिंदगी में आगे क्या इफेक्ट्स आएंगे सोशली। जी। अगर वो इतने स्ट्रॉन्ग आएंगे कि उसके लिए मतलब फिजिकली लाइफ में या सोशली रहना ये सारी जिंदगी का ताना बन जाए जी, तो फिर उसमें कोई हर्ज नहीं है। ओके, और ये छोटा थोड़ी देर का प्रोसेस है, कोई लंबा चौड़ा इसमें ऑपरेट इन्वॉल्व नहीं। अच्छा, और ज्यादा महंगा भी? इसमें जी मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि इट्स अ कॉस्मेटिक सर्जरी। तो हर गायनेकोलॉजिस्ट या हर जो भी कोई सर्जन है वो अपने हिसाब से चार्ज करते हैं। ओके, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, क्या शादी से पहले आप एडवाइस करती हैं कि शादी से पहले लड़का और लड़की के मेडिकल टेस्ट होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। और फिर अगर होने चाहिए तो कौन से वाले टेस्ट होने चाहिए? कोई भी लड़का लड़की जब उनकी शादी होनी है तो उनके बेसिक से टेस्ट जरूर होने चाहिए। नंबर 1 ब्लड ग्रुप, ठीक है। एक फीमेल को भी पता होना चाहिए, मेल को भी। बहुत सारे हमारी अगर ब्लड ग्रुप खातून का और मेल का अलग-अलग है तो बाज़ औक़ात बच्चों में पैदाइशी नुक्स का खतरा बढ़ जाता है। मसलन फर्ज कर लीजिए कि अगर कि मेल का बी पॉजिटिव है, आप इसी को मेल बी पॉजिटिव है, खातून का ए पॉजिटिव, जी, तो इस सूरत में बाज़ औक़ात हर केस में नहीं, बाज़ औक़ात बच्चे में पैदाइशी नुक्स का रिस्क बढ़ सकता है। और अगर दोनों का सेम हो फिर नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा एक चीज होगी, इसके अलावा आजकल हमारे मुल्क में हेपेटाइटिस बी सी बहुत कॉमन है, ये जरूर होने चाहिए। ठीक है। मेल की ये भी कंसीव करने की राह में रुकावट है? नहीं, ये रुकावट नहीं है, लेकिन बीमारियों की ट्रांसमिट रुकावट है। ठीक है। इसके अलावा एड्स बहुत ज्यादा फैल रही है, उसका टेस्ट जरूर होना चाहिए। ठीक है। मेल्स में। ठीक है। इसके अलावा थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग, ये वो मामला है जो उसमें बच्चों में खुदा ना खास्ता ये होता है कि ये विरासत में आगे ट्रांसफर होता है। तो थैलेसीमिया स्क्रीनिंग फीमेल की भी और मेल की भी, क्योंकि अगर वो थैलेसीमिया कैरियर है तो ठीक है, माइनर और मेजर। अगर वो मेजर है और अगर किसी एक मेजर दूसरी कपल मेल भी मेजर है तो बच्चों में ये बीमारी 100% ट्रांसफर हो जाती है और उन बच्चों को सारी जिंदगी खून लगना पड़ता है। और डॉक्टर साहब, अगर मेल में है या मतलब दोनों में से कपल में एक में है एक में नहीं है तो बहुत कम चांस है।
फिर से अच्छा, अभी आपने कहा कि एड्स का टेस्ट मेल को करवाना चाहिए। फीमेल में अभी फिलहाल अभी जो हमारे स्टेटिस्टिक्स आ रहे हैं पाकिस्तान के, उसमें इतनी नहीं है, लेकिन मेल्स में काफी है। ठीक है, तो ये वाले बुनियादी टेस्ट लाजमी जी बिल्कुल पहले हो जाने चाहिए। तो ठीक, बिल्कुल सही। कौन सी ग़िज़ा फीमेल को कंसीव करने में मदद देती है? हेल्दी लाइफस्टाइल, जो मैंने कहा है कि अपनी डाइट से एडेड शुगर, कार्बोहाइड्रेट कम कर दें, अपनी डाइट में फल जरूर शामिल करें। डॉक्टर साहब, ये जो आपने अभी कहा ना, ये समझ आती है, मैं लेकिन बिल्कुल एक लेमैन के लिए भी चाहता हूँ कि जब आप कार्बोहाइड्रेट्स कहती हैं, जब आप प्रोसेस्ड फूड कहती हैं, तो सलीस जुबान में इसका तर्जुमा क्या बनता है? आसान जबान में मैं ये कहूंगी कि अपनी ग़िज़ा में से जो है, जो भी आपके बेकरी आइटम्स हैं, आपने वो कम करनी है। ठीक है, फलों की मिकदार बढ़ानी है अपनी डाइट में, ताकि आप में कुव्वत मुदाफ़त बढ़े। और कंसीव करने के लिए कौन से फल, ये कौन सी सब्जियां, ये कौन सी फूड जरा हेल्पफुल होंगी? जी, आपकी जो भी नेचुरली सब्जियों में लगा लें, सलाद में खीरा, ठीक है, बंद गोभी बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट्स है, जो हम इतनी महंगी दवाइयों में खाते हैं वो बंद गोभी में पाए जाते हैं। अच्छा। ठीक है, गाजर, विटामिन ए बहुत अच्छा है इसमें। ठीक है, विटामिन सी के जितने भी फ्रूट्स हैं, हम दवाइयों में भी हमने वही विटामिन सी की अगर टैबलेट्स देनी है, इट्स अ बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट, तो आपके नेचुरल फ्रूट्स में है जितने भी सिट्रस। यानी आपके बॉटम लाइन इज दिस कि मौसम के फल, मौसम की सब्जियां अपनी डाइट में ज्यादा शामिल। बिल्कुल ऐसे। ठीक हो गया। और ये कंसीव करने में मदद देगी? कंसीव करने से मुराद ये होता है कि आपकी एक एडेड आपकी बॉडी का जो रिस्पांस को या मुदाफ़त है उसको बेहतर रखें। और मेल में भी सेम? मेल में भी यही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबी कितना सक्सेसफुल है, पहले तो ये बता दीजिए। और इसके साथ फिर जुड़ा हुआ एक छोटा ज़िमनन क्वेश्चन, हमारे अगेन वही सब कॉन्टिनेंट का इशू और पर्टिकुलरली हमारी सोसाइटी और समाज का इशू, और ये सवाल कि क्या ये मुकम्मल तौर पर हलाल प्रोसेस है? सबसे पहले तो जैसे आपका क्वेश्चन था कि आईवीएफ यानी टेस्ट ट्यूब बेबी का पाकिस्तान में इस वक्त जो कामयाबी का तनासुब है वो 35 से 40% है। अच्छी इशू है। ठीक है, अगर मैं 100 मरीजों का करती हूँ तो उसमें 35% से 40 लोगों को कामयाब दे सकते हैं जिनकी हमल हो सकता है। ठीक है। अब दूसरा जो आपका क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ जी, क्योंकि हमारे ये सवाल अमूमन उठाया जाता है और देहाती एनवायरनमेंट में, माहौल में ज्यादा उठाया जाता है। मैं इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। असिस्टेड रिप्रोडक्शन का वर्ड हम यूज करते हैं, हम आईवीएफ भी नहीं यूज करते। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की जगह हम करते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्शन, यानी जो रिप्रोडक्शन यानी एक जो कुदरती अमल है उसको हमने असिस्ट करना है। जी ठीक है। ठीक है, असिस्ट में हम सबसे पहले मैं इसकी आपको स्टेप्स बता देती हूँ। हम आईयूआई करते हैं। आईयूआई क्या चीज है? आईयूआई में है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन में हम क्या करते हैं कि मेल के स्पर्म्स लिए और उनमें से जो उनको स्पेशल किस्म के कल्चर मीडियम्स होते हैं उनमें वॉश करते हैं, और उसमें से वॉश करने के बाद जो एक्टिव स्पर्म्स होते हैं हम वो फीमेल में इंजेक्ट कर देते हैं एक बारीक से पिपेट के जरिए। ठीक है, जिससे कामयाबी का जो तनासुब है 15 से 25% बढ़ जाता है। ठीक है, ये एक बहुत आउटरेज प्रोसीजर है और हम ये कर सकते हैं। अब जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, टेस्ट ट्यूब बेबी में भी हम असिस्टेड करते हैं, इसलिए ये शरीर लिहाज से इसलिए बिल्कुल जायज़ है कि उसी खातून के हमने अंडे लेने हैं, हमने उनको डिफरेंट किस्म के इंजेक्शंस दे के हम उनके बहुत सारे अंडे बना लेते हैं और उन अंडों को हम बाहर निकालते हैं बेहोश करके मरीज से, और उनको स्पेशल किस्म के कल्चर मीडियम्स में हम देखते हैं। मीनवाइल सेम टाइम में हम हस्बैंड का भी सीमन लेते हैं, उसमें से भी हम जो अच्छे स्पर्म्स होते हैं उनके हम डिफरेंट टेस्ट करते हैं, जिसमें खुदा न खास्ता कुछ ऐसी मौरूसी बीमारियां होती हैं जो हमें पता चल जाती हैं, फिर वो स्पर्म्स हम नहीं ट्रांसफर करते उनमें। ठीक है, उनको हम आपस में बाहर मिलाते हैं स्पेशल किस्म के कल्चर मीडियम, एक खास और उनको फिर हम इंक्यूबेट कर देते हैं। ओके, ठीक है, अगर आपने कुरान में पढ़ा हो कि नुत्फा बनता है, जी, वो नुत्फा यानी एम्ब्रियो वो हम बनाते हैं। यानी कि वो प्रोसेस जो एक खातून के अंदर अल्लाह ताला ने एक निजाम रखा है, उस निजाम को आप आर्टिफिशियली असिस्टेड, नॉट आर्टिफिशियली, ओके, वी आर असिस्टिंग। ओके जी, बस आप उसको एक सर्टेन एनवायरनमेंट में उसको
आप नहीं, हम सर्टेन एनवायरनमेंट भी नहीं दे रहे, वो एनवायरनमेंट जो उस खातून में अंदर वैसा नहीं मिल रहा, हम उसको बाहर से असिस्ट कर रहे हैं। आप उसको बाहर से असिस्ट कर रहे हैं और बाहर उसको क्रिएट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ओके, और फिर नुत्फा वो हम फिर इंजेक्ट करते हैं। तो वो नुत्फा जैसे ही बनता है आप उसे वापस इंजेक्ट करते हैं। जी बिल्कुल। और अगला सारा प्रोसेस वहीं पे होगा। बिल्कुल। तो आप समझते हैं ये हलाल प्रोसेस। देखिए, इसमें कहीं पे भी ऐसी चीज नहीं है कि जो जिसमें हमने फीमेल का एग लिया है, मेल के स्पर्म्स लिए हैं, हमने सिर्फ वो एनवायरनमेंट जो उस फीमेल के अंदर उसको नहीं मिल रही थी, जिसमें बहुत सारी वजूहत हैं, हमने उसको असिस्ट कर दी है। ठीक, डॉक्टर साहब महंगा है? जी, ये बिल्कुल काफी महंगा है। बिफोर कोविड तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, उससे पहले मैं आपको अच्छा, डॉक्टर साहब की गुफ्तगू में ऑन लाइटर नोट, डॉक्टर साहब की गुफ्तगू में जैसे हम पढ़ते थे ना बिफोर पार्टीशन एंड आफ्टर पार्टीशन, बिफोर डॉक्टर साहब की गुफ्तगू में बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड। मैं इसको थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि आफ्टर कोविड में हज करने गई थी ना, तो हज करने से पहले इंजेक्शन होता है, बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होता है IVFC ना, तो मैं वो 1470 रुपए का छोड़ के गई थी। ठीक है, जब मैं वापस आई हूँ हज से, कैन यू इमेजिन वो कितने का मिला है? 4970 का। तो आपने वहां दुआ की होगी, अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत अता फरमा। मुझे तो कोई फायदा नहीं होता, जब मरीजों की कॉस्ट बढ़ती है। तो इस वक्त जो एवरेज कॉस्ट है वो कोई 7 से 9 लाख के करीब है। 7 से 9 लाख है ऑन एवरेज। तो डॉक्टर साहब हम अगर पाकिस्तान के या इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, एक कॉमन शख्स के जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, उनके लिए तो अफोर्ड करना बहुत मुश्किल। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ये कर दूं, मैं ज्यादा करती सब फर्टिलिटी हूँ, हर केस में IVF की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, मैंने अभी वर्ड यूज किया था असिस्टेड रिप्रोडक्शन। जब आप सब फर्टिलिटी के केस को, यानी ऐसे कपल को जिनका औलाद नहीं हो रही, तो मैं उनका 1 घंटे का सेशन लेती हूँ। ठीक है, उनकी पहले तो मैंने वजह देखनी है कि इस स्पेसिफिक कपल में कहाँ प्रॉब्लम है। ओके, ठीक है, फिर मैंने उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को ही हल करना है। तो बहुत सारे केसेस में हमें इतने एक्सटेंसिव नहीं जाना पड़ता। बहुत सारे केसेस में, यानी मैंने आसान सा बताया है IUI, वो कोई बहुत कॉस्टली नहीं है, वो 35 से 40 हजार का एक OPD प्रोसीजर है, वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस में आप क्या करते हैं IUI में? IUI में भी हमने मेल के स्पर्म्स लिए, फीमेल के एग बनाए और मेल के स्पर्म्स लेके उनको इंजेक्ट करते। ओके, ठीक। तो सब फर्टिलिटी में इसकी नौबत बहुत कम आती है, जैसे आपने बताया IVF, लेकिन ये बहरहाल ये एक तरीका इलाज मौजूद है और ये शरई लिहाज से, जैसे मैंने बताया ना कि हम इसमें कोई गैर शरई काम कर ही नहीं रहे, हम उनको सिर्फ असिस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ज्यादा बच्चे पैदा करना औरत की सेहत पर असर डालता है? बिल्कुल डालता है। कितना डालता है, क्या डालता है, और कितने बच्चे होने चाहिए? देखिए, असल में एक हमारे मुल्क में मोनोग्राम बना था, चाइना ने तो 2 के बाद पाबंदी लगा दी है, हम नहीं लगा सके। जी। हमारे और बहुत सारे शरई मसले वो लॉजिक्स आ जाते हैं। नहीं, हम इस वक्त खालिसतन मेडिकली मैं आपको बता देता हूँ। मेडिकली एक खातून को मैंने कहा है कि अगर वो 3 साल का वक्फा करती है, 3 साल की बॉडी, 2 से 3 साल उसको चाहिए कि अपनी बॉडी में वो रिवाइव कर सके। ठीक है, टिल कि अगर उसको और कोई वर्किंग या कुछ उसमें ना हो, जो उसकी बॉडी की नॉर्मल कैपेसिटी है कि जिसमें वो उसका कैल्शियम लेवल, आयरन लेवल, उसकी बॉडी का सारा पूरा। एक बेबी की बर्थ के बाद दूसरे बेबी तक 3 साल में खातून की बॉडी रिकवर करती है, अगर उसको डाइट और ये सारा कुछ मिलता भी है, उसको प्रॉपर डाइट मिलती है और वो प्रॉपर। ओके, तो आप क्या समझती है 3 साल? जी। तो ज्यादा बच्चे पैदा करने से क्या होता है? ज्यादा बच्चे पैदा होने में यही होता है कि तो 3 साल का वक्फा डाल के अल्लाह खैर करे तो मतलब। लेकिन देखें, एक मशीन ही है ना, आप उसे कितना ले लेंगे? ठीक है। तो जी, आप स्टैंडर्ड कितने बच्चे मेडिकली जी 2 से 3 बच्चे, ठीक है। और अगर कोई, जैसा कि हमारे जैसे आपने कहा कि जिनकी वाहद एंटरटेनमेंट ही है, तो उनके यहाँ तो नहीं ख्याल किया जाता, तो फिर क्या सेहत पे क्या इसका इम्पैक्ट आता है? अच्छा, मैं थोड़ा सा ये बता दूं, जो जिनकी नहीं है ना, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने पैदा किए, 4, 5, 7 साल का बच्चा हो, उसके बाद उसने उसको कमाने पे लगा दिया। आपकी जो मेरे किसी घर में वो बच्चा बेचारा काम करता हुआ आ जाएगा। ठीक है ना। तो जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है जो दरमियाने तबके के हैं, जिन्होंने अपने बच्चों की सारी ख्वाहिशात भी पूरी करनी है, जिन्होंने उनको एजुकेशन भी देनी है, जिन्होंने उनके फाइनेंशियल बर्डन्स भी उठाने हैं, तो उनके लिए 3
और अच्छा, सेहत पे क्या, अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो सेहत पे क्या जी, असर होता है? सेहत पे देखें, एक बॉडी में, आपकी बॉडी में उसमें क्या होगा कि आपने उसको ब्रेस्ट फीड भी कराना है, उसकी केयर भी करनी है। 3 बच्चों के बाद अगर एक औरत की, जैसे मैंने कहा, 25-26 साल में शादी होती है, तो 3 बच्चे उसके 33-34 साल तक हो जाएंगे। जी। आपके बाद, उसके बाद एक फीमेल में 35 साल तक तो आयरन एब्जॉर्प्शन होती रहती है, जी। कैल्शियम होती रहती है। उसके बाद आपकी बॉडी, हड्डियों से कैल्शियम निकलना ही है, ओके। ठीक है ना? ठीक है। तो आप फीमेल में उसके बाद चेंजेस आना शुरू हो जाते ठीक हैं। है। तो उसके बाद उसको ज्यादा कैल्शियम की, बाकी अच्छी ग़िज़ा की जरूरत होती है। ठीक है। अब वो अगर फिर बच्चे पैदा करने पे लगी रहेगी तो वो लॉसेस तो उसके नहीं होंगे। ठीक है। मैं आपको सिंपल एक बताता हूँ, एक खातून जब एक दफा प्रेग्नेंट होती है तो हर प्रेगनेंसी में उसका एवरेज 3 ग्राम हीमोग्लोबिन कम होती है, जो उसकी बच्चे की रिक्वायरमेंट में और जो बॉडी में दूसरी चेंजेस आती हैं उसमें इस्तेमाल होती है, कंज्यूम होती है ना। अगर किसी की HB 12 है ना, तो जब तक अगर हम उसकी कोई एडेड सपोर्ट नहीं देंगे तो उसकी 9 रह जाएगी आखिर। ओके, ठीक है। और ये जितने बच्चे पैदा होते जाएंगे इसकी कम होगी। और फिर खवातीन को किस तरह के, ज्यादा बच्चों के बाद किस तरह के जिस्मानी मसाइल का सामना करना पड़ता है? जिस्मानी मसाइल में सबसे ज्यादा कमर दर्द, ठीक है, कमजोरी, सांस फूल जाना, ठीक है। उसके अलावा उनका वेट कम हो जाना। ठीक है। फिर जब ये सारी चीजें होती हैं तो बाजुकात आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल के भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। मेंसेस होंगे तो ब्लीडिंग ज्यादा होगी, ये सारे प्रॉब्लम। और एवरेज एज में भी कोई फर्क आता है इसमें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में? जी बिल्कुल आता है जी। आपकी देखिए, हीमोग्लोबिन ने या एनीमिया होना है तो क्या करना है, HB ने आपके जिस्म में हर जगह पे ऑक्सीजन लेके जानी है। जब आपके हर हिस्से में ऑक्सीजन पूरी नहीं पहुंचनी तो उस हिस्से ने वैसा तो नहीं ना काम करना। बिल्कुल सही। तो जब ऑक्सीजन कम जाएगी तो एक लाइफ, मतलब एक हद तक ही वो कॉम्प्रोमाइज करता रहेगा, ये वो उसको ठीक करने की कोशिश करता रहेगा। उसके बाद उसमें कमी आती जाएगी उसकी वर्किंग में। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये तो बता दिया कि ज्यादा बच्चे पैदा करने से बुरा असर पड़ता है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो फिर पुराने दौर की औरतें इतने बच्चे पैदा करके कैसे सेहतमंद रह जाती थी? उसमें ये होता था, अगर आप पुराने जमाने की डाइट का लगाएं और आजकल की डाइट का लगाएं तो बहुत डिफरेंस है। तो अगर आज डाइट अच्छी कर लें तो बच्चे ज्यादा पैदा कर लें, फिर तो इतराज नहीं आपको? मैं उसमें थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर देते हैं जी। पुराने जमाने में और आजकल में डिफरेंस जो एक आ जाता है। जैसे मैं आपको सिंपल बता दूं कि एक मेरे पास अभी पेशेंट आई हुई थी जो जिनके 13 बच्चे थे, ठीक है। और कह रही थी कि एक बच्चा मैंने अपना खुद ही पैदा करा लिया था, दाई भी आई। अच्छा। ठीक है। अब वो उनकी हिस्ट्री ये थी, 13 बच्चे जी। हर बच्चे के बाद मैं कोई 10 से 12 किलो देसी घी जो है ना, मैं डिफरेंट चीजों में कंज्यूम करती थी, पंजीरी की फॉर्म में, बादामों में डाल के, ये करके। और लेकिन ये था कि वो फिजिकल एक्टिविटी भी करती थी। हमारी आजकल की खवातीन अगर ये डाइट आप जैसे कह रहे हैं ना कि वो ले लेंगी, 10-12 किलो घी खा के वो तो कदाई लाई से नहीं, फिजिकल एक्टिविटी के लिए तैयार ही नहीं है। नहीं, वो तो हाँ जी, वो तो है ही नहीं। वो तो घर में 2-2 3-3 काम वालियां आ रही हैं और तो ये एक फैक्टर है ना, उनकी कंजम्पशन होती थी। तो उन्होंने अपनी बॉडी का एक सिस्टम, मेटाबॉलिज्म ऐसा बनाया हुआ था कि जी खा रहे हैं तो उसको हजम करके उसमें आउटपुट भी दे रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए, आप ये कह रही हैं कि वो हार्ड वर्किंग लेडीज थी, जिसकी हार्ड वर्किंग आजकल की भी है, हमने सिर्फ मोडालिटीज चेंज करी है, ठीक है। हार्ड वर्किंग ये नहीं है आज। और यानी हमारी दादियां, हमारी माएं पिज्जा नहीं खाती थी, शॉर्मा नहीं खाती थी, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाती थी, और उनकी मूवमेंट ज्यादा होती थी। असल में थोड़ा सा डिफरेंस ये आ गया, अब दोबारा से ट्रेंड आ गया नेचुरल चीजों का। अब हम फिर से देसी मुर्गा खाना शुरू हो गए हैं, जी जी, ठीक है। तो मैं जब डॉक्टर बनने के लिए आई थी तो हमारा गांव था, तो उस वक्त उन्होंने उस वक्त देसी मुर्गा काट के हमें खिलाया था। मुझे अभी तक याद है इसका फ्लेवर ना। तो वो अजीब सा लगता था, लेकिन अब वो हम बड़े बड़े होटलों में महंगाई खाते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो अब फिर दोबारा से ट्रेंड आया नेचुरल चीजों का, जो अच्छी चीज है ना। अब प्रोसेस्ड फूड खराब करते हैं, ओके, ठीक है ना। जो आर्टिफिशियल जो फ्लेवर्स हम डालते हैं वो चीजें खराब करती हैं। नेचुरल, पुराने जमाने में खवातीन जो है वो नेचुरल चीजें खाती थी। अब प्रोसेस्ड फूड। अच्छा, उनकी उम्रें भी ठीक ठाक होती है? बिल्कुल ऐसे है ना। अच्छा, उम्रों में मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि उस वक्त क्या होता था, 50 साल की खातून जो है ना वो बूढ़ी शुमार होती थी, ठीक है। आजकल के दौर में 50 साल की यंग है। अभी तो मैं जवान हूँ, ठीक है। नहीं, वो वर्किंग करती है पूरी, ठीक है ना। मैं अगर हम अपना याद करें तो मेरी वालदा 50 साल में उनको डायबिटीज भी थी, शुगर भी थी, और
बहुत सारे कामों से उन्होंने वो नहीं करती थी ना। जी जी लेकिन आज की खातून 50 साल में अपना घर भी देखती है, जी जी। जॉब भी करती है, गाड़ी भी चलाएगी, बच्चों को स्कूल छोड़ेगी भी, लेगी भी। तो बहुत सारी फिर एक्टिव ज्यादा नहीं हुई? जी ज्यादा है एक्टिव। तो लेकिन फिर आप क्या है बच्चे क्यों पैदा करने से मना जी, कर रहे हैं? बच्चे पैदा करने के लिए कि जो डाइट पैटर्न है ना हमने वो वो ठीक प्रोसेस है। फूड कर लिया। तो अगर डाइट पैटर्न ठीक कर लें जी, वो अब हो नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि हमने सारों को प्रोसेस फूड, फ्रोजन फूड्स और इन चीजों के लिए हमने अपनी आसानियां ढूंढ ली। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने मुझे अगले सवाल पे जाने से पहले, फर्ज करें किसी खातून को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर का इशू है, तो क्या उसके लिए कंसीव करना सेफ है? क्या उसको कंसीव, पहला सवाल, क्या उसको कंसीव करने में प्रॉब्लम्स आती हैं? दूसरा इसके साथ जुड़ी हुई बात, क्या उसका जो प्रेगनेंसी है वो सेफ एंड सिक्योर होती है लास्ट डे तक? अच्छा जी, डायबिटीज और ब्लड ब्लड प्रेशर प्रेशर, जी। ये दोनों मसाइल अगर किसी खातून में है, इनसे प्रेगनेंसी होने में थोड़ा असर पड़ता है, लेकिन प्रेगनेंसी में इन दोनों से बहुत सारे मसाइल होते हैं। सबसे पहले हम शुगर को ले लेते हैं। अगर कोई ऐसी खातून जिसको शुगर है, तो उसकी बच्चे में पैदाइशी नुक्स होने का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है। अगर आपने सुना होगा कि बच्चे के दिल में सुराख, जी 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 ये जी। रिस्क बढ़ जाता है। अगर जी। किसी खातून को शुगर अनकंट्रोल्ड आ रही है, बच्चे का पानी ज्यादा हो सकता है, ठीक है, बच्चे में एनीमिया हो सकता है, या बच्चों के वैसे वजन ज्यादा होगा, बच्चों में भी शुगर जाने का चांस ज्यादा हो सकता है। अच्छा, ये जो हम आजकल सुनते हैं कि बाय बर्थ उसमें बच्चे में शुगर है, तो उसकी जी रीजन वजह हो सकती है। और ब्लड प्रेशर। जी, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा एक खतरनाक बीमारी है। इसका कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसका ताल्लुक दोनों चीजों से होता है, एक माँ से भी और बच्चे से भी। ठीक अगर किसी खातून का ब्लड प्रेशर ना कंट्रोल हो, तो बच्चे में बाजू का क्या होता है कि बच्चे अपनी उम्र से बहुत छोटे रह जाते हैं। ठीक है। ठीक है, IUGR जिसे हम कहते हैं आम आम जबान में जबान में सलीस कहते हैं कि उर्दू में। बच्चे अपनी जितनी उसकी 9 माह का बच्चा 7 माह तक की ग्रोथ करेगा। ओके ठीक है ठीक। ना, छोटा होगा। जी जी जी। इसके अलावा खातून के भी जिगर पे, गुर्दे पे असरात आ सकते हैं, और बाज़ औक़ात खातून को झटके भी लग सकते हैं, ओके। ठीक है, जिससे उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसको जिंदगी में, और बच्चे की भी सडन डेथ हो सकती है। इसलिए ब्लड प्रेशर और शुगर का कंट्रोल आइडियली हम कहते हैं कि जब कोई खातून प्रेगनेंसी प्लान करे, तो वो पहले करे, शुगर भी कंट्रोल रखे, ब्लड प्रेशर भी करे, और फॉलिक एसिड भी स्टार्ट करे, लेकिन डॉक्टर साहब, बात ताकि बच्चे में पैदाइशी नुक्स का असर ना हो। कुछ केसेस में ये भी देखने में आता है कि वो अपनी पूरा कंट्रोल कर रहे होते हैं, लेकिन ऑल ऑफ सडन ब्लड प्रेशर शूट कर जी गया, और इवन मेडिसिन लेते लेते ब्लड प्रेशर शूट कर गया, जी बिल्कुल। ये शुगर आपकी एक सर्टेन लेवल से ऊपर थी। ऐसे केसेस भी देखने में आते हैं। जी बिल्कुल ऐसे होते हैं। असल में जहाँ तक ब्लड प्रेशर का ताल्लुक है, अगर वो प्रेगनेंसी रिलेटेड ब्लड प्रेशर है ना जो हाई होता है, उसका ताल्लुक हमल से होता है। तो जैसे ही खातून को हमल होता है, हमारी बॉडी में जो बच्चे को ब्लड सप्लाई देता है प्लेसेंटा, इसका ताल्लुक उससे होता है। तो वो हम जैसे जैसे वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, मरीज का ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है। ठीक तो इसमें आप ऐसी अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो, अच्छा वैसे आप एडवाइस क्या करेंगे ओवरऑल, अगर किसी खातून को ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, या दोनों में से कोई एक है, या दोनों हैं, क्या उन्हें प्रेगनेंसी की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? देखिए, फैमिली एक बच्चा होना तो हर एक का राइट है ना, जी ठीक है, हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। ठीक है। उनका उनका पहले कुछ टेस्ट हम उनके प्रेगनेंसी से पहले उनके कंट्रोल करके, और इसमें ये नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान में ऐसी दवाइयाँ, ऐसे इलाज, केयर अच्छी हैं कि हम उनको सक्सेसफुल बच्चे देते हैं, और उनकी मेडिसिन के साथ उनकी शुगर भी और ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रखते हैं। रखती है, लेकिन उनके यहाँ रिस्क बढ़ता टिल दी डेट, टिल लास्ट डेट तक रहता है रहता है। जी। और एक ऑब्वियसली, अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताइए, ड्यूरिंग पीरियड्स एक परसेप्शन है जी कि, या सुनी सुनाई एक सोसाइटी में है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सॉरी ड्यूरिंग पीरियड्स पेन किलर्स नहीं लेने चाहिए, पैनाडोल नहीं लेनी चाहिए, या कोई और पेन किलर्स वगैरह नहीं लेने चाहिए। तो क्या ये इस तरह पेन किलर्स लेना ड्यूरिंग पीरियड्स सेफ है या हार्मफुल है? अच्छा जी, देखें, पेन किलर्स वैसे बगैर किसी अगर दर्द के लिए खाली उसने क्या करना है, सिर्फ दर्द को रोकना है, दर्द की वजह को तो नहीं ना रोकना। जी जी। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनको किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास, किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ताकि उसकी वजह पता चले उनके केस में क्यों पीरियड्स में पेन हो रही है।
ओके। ठीक है, तो फिर उस हिसाब से इलाज कराना चाहिए। लेकिन अगर फर्स्ट करें पीरियड्स के दौरान किसी का सर दर्द हो रहा है, ये जो माइनर हो जाता है, तो उसमें पैराडोल वगैरह लेना या दूसरी टैबलेट्स लेना सेफ? देखिए वंस इन अ वाइल तो ठीक है, लेकिन अगर रूटीन में लेंगे ना तो ये सारी जो भी दवाइयां हैं ये आपके जिगर पे और गुर्दों पे असर करती हैं। दर्द कम करने वाली जितनी भी दवाइयां मैं प्रिसाइजली डॉक्टर साहब पीरियड्स के दौरान ले सकते हैं, पैराडोल सिंपल ले सकते हैं, कोनस्टोन ले सकते हैं, ओके, लेकिन इससे ज्यादा जो नहीं लेनी आगे चाहिए। और एंटीबायोटिक वगैरह और नहीं ये लेनी चाहिए। एंटीबायोटिक्स तो बिल्कुल डॉक्टर के बगैर मछली के नहीं लेनी चाहिए। हमारे यहाँ तो आपको पता है ना कि ओवर द काउंटर मिल जाती जी है, जी तो हम तो बिल्कुल है, मतलब लेकिन नहीं लेनी चाहिए। और पीरियड्स में खास तौर पे नहीं नहीं। लेनी चाहिए। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब क्या इरेगुलर पीरियड्स जो हैं वो भी कंसीव करने में प्रॉब्लम करती जी बिल्कुल करते हैं। अगर किसी भी खातून के मेंसेस इरेगुलर हैं या उसको आते नहीं है या बहुत ज्यादा आते हैं या दाग लगता रहता है, तो ये बहुत बड़ी वजह है है? हमल ना होने की। और इसमें एक बहुत बड़ी वजह इसकी वजह होती है पॉलीसिस्टिक ओवरीज। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब पीरियड्स के दौरान जो एक पेन होती है उसको जरा उसकी शिद्दत को कम करने के लिए कोई ट्रेडिशनल रेमेडीज वगैरह बिल्कुल सजेस्ट करेंगे? जैसे मैंने यही कहा था ना कि हर दफा मेडिसिन ही लेनी चाहिए। आप हॉट फर्मेंटेशन हॉट पैक बॉटल रख सकते हैं, ठीक है, ये यूज कर सकते हैं। और सिंपल अपना हल्दी का दूध आप इस्तेमाल करें, ठीक है, उससे भी बड़ा अच्छा सूथिंग इफेक्ट आता है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके अलावा आप मकसद अपनी बेसिकली तो जैसे ही सबसे पहले तो वजह देखनी चाहिए कि किस वजह से। ज्यादातर केसेस में जैसे पीरियड्स से पहले पेन होती है, पीरियड स्टार्ट होती है तो पेन ठीक हो जाती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब आफ्टर डिलीवरी माओ को क्या एहतियाती तदाबीर अपनी सेहत से मुतल्लिक इख्तियार करनी चाहिए? आफ्टर डिलीवरी सबसे पहले तो जैसे हम हर खातून को जो डिलीवरी के बाद हम कहते हैं कि अपनी ग़िज़ा में आपने अच्छी ग़िज़ा लेनी है। आपने अगर अपने बच्चों को दूध पिलाना है तो आपने 4 गिलास दूध खुद भी पीना है। ओके, ठीक है, 4 गिलास का मतलब है 1 लीटर दूध। ये सिंबॉलिकली 4 गिलास कह रही हैं या फैक्चुअली 4? एक्चुअली 4 गिलास मैं कह रही हूँ, ताकि फिर देखें एक हमारी बच्चियां तो आजकल दूध के तो वो तो पी ही जाता है। एक बच्चा जो है ना वो 750 ml के करीब दूध पी लेता है दिन में, ठीक है ना। तो माँ की अपनी भी रिजर्व के लिए कम से कम उसको 4 गिलास दूध पीना चाहिए, 1 लीटर दूध पीना चाहिए। अपनी ग़िज़ा में दूध, गोश्त, कीमा, फल जरूर शामिल करने चाहिए। इसके साथ अगर ये चीजें अगर महंगी हैं तो फिर सस्ती दवाइयां भी कुछ हैं जिसमें आयरन और कैल्शियम, उसको लेना चाहिए अगले 2 से 3 माह। इसके साथ साथ फैमिली प्लानिंग यानी बच्चे में वक्फा वो भी जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब एक हमारा छोटा सा सेगमेंट है लास्ट में आखिर में हमारा छोटा सा सेगमेंट है। मैं एक स्टेटमेंट दूंगा, आप हमें बताएंगी कि ये मिथ है कि फैक्ट है, ठीक है। सबसे पहले डॉक्टर साहब ये बताइए, बच्चे की पैदाइश को रोकने वाली गोलियां हमल ठहरने में रुकावट बनती, मिथ और फैक्ट? मिथ। पॉलिसिस्टिक ओवरीज बांझपन की वजह बनती, फैक्ट। सी सेक्शन नॉर्मल डिलीवरी से ज्यादा महफूज होता है, इररेगुलर पीरियड्स एक नॉर्मल अमल है, मिथ। प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइज नुकसानदेह साबित हो सकती है, इट्स अ मिथ। कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, सेफ एक्सरसाइजेस होती हैं जो हम अपने मरीजों को एडवाइस करते हैं। 35 साल की उम्र के बाद 35 इयर्स की उम्र के बाद खवातीन के लिए कंसीव करने के चांसेस कम हो जाते हैं? जी कम हो जाते हैं, यस, फैक्ट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने हमें अपने मसरूफ वक्त में से वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। और नाज़रीन मैं इसी के साथ ही प्रोग्राम को क्लोज करूंगा क्योंकि डॉक्टर साहब ने आज बहुत डिटेल के साथ हमें बड़ा खोल के चीजें समझाई हैं। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि डॉक्टर साहब ने जैसे हमें गाइड किया हम इनके बताए हुई गाइडेंस के मुताबिक अमल करें और अपने बच्चों की जिंदगियों को महफूज बनाएं, सेहतमंद बनाएं, क्योंकि सेहतमंद माँ ही सेहतमंद मुआशरे को क्योंकि सेहतमंद माँ ही एक सेहतमंद मुआशरा तश्कील दे सकती है। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह।